राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज जितने हर्षोल्लास के साथ हुआ, उसका समापन भी उतना ही धूमधाम से हुआ। G20 के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भारत पहुंचे तो गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने उनसे न केवल हाथ मिलाया, बल्कि उनको गले लगाकर अतिथि देवो भव की भावना को चरितार्थ करते हुए भारत की आत्मीयता को जाहिर किया। विदेशी मेहमानों ने न केवल भारत की संस्कृति को करीब से देखा, बल्कि भारतीय व्यंजनों का स्वाद भी चखा। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत की गौरवशाली संस्कृति को देखकर न केवल उन्हें भारत की भव्यता का एहसास हुआ, बल्कि भारत की शक्ति भी साफ दिखाई दी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस घोषणा पत्र पर शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन हस्ताक्षर होते हैं, उस पर पहले दिन ही सर्वसहमति बन गई। पहली बार हुआ है जब शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन इस पर सर्वसहमति का ऐलान हो गया। दिल्ली दरबार की G20 घोषणा पत्र पर बनी सहमति इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसकी एक वजह रूस और यूक्रेन युद्ध भी रही, जिस पर पश्चिम के अधिकतर देश रूस को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराकर उस पर दबाव डाल रहे थे। पिछले साल इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध के चलते रूस की कड़े शब्दों में आलोचना हुई थी, जिसके बाद रूस और चीन ने G20 के मंच से रूस की निंदा की कड़ी आलोचना की थी। और जब भारत को इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिली तो माना जा रहा था कि सम्मेलन के घोषणा पत्र पर सभी की आम सहमति बनाना काफी कठिन होगा। पश्चिमी देश चाहते थे कि इस बार का शिखर सम्मेलन में भी यूक्रेन युद्ध का मुद्दा प्राथमिकता पकड़े। G20 मंच से वित्त मंत्री और विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में घोषणा पत्र पर आम सहमति नहीं बनी थी, लेकिन भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने साफ कर दिया कि यूक्रेन का युद्ध यूरोप का युद्ध है और G20 राजनीतिक मंच नहीं है। भारत की रणनीति और कूटनीति के चलते घोषणा पत्र को ऐसा बनाया गया कि कोई भी देश उसको नकार नहीं पाया और सभी ने घोषणा पत्र पर सहमति जताई। दरअसल पश्चिमी देश चाहते हैं कि G20 के सभी सदस्य देश एक सुर में रूस की आलोचना करें, लेकिन भारत का दृष्टिकोण एकदम साफ है कि वो शांति का पक्षधर है। लेकिन उसने कभी भी रूस का नाम लेकर उसकी आलोचना नहीं की। ये भारत की कूटनीति ही कही जाएगी कि उसने रूस को भी नाराज नहीं किया है और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन भी कायम किया हुआ है, जिसके चलते इस घोषणा पत्र पर सभी की सहमति बन पाई। शिखर सम्मेलन की दूसरी बड़ी कामयाबी ये रही कि अब G20 G21 समूह में तब्दील हो गया है। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन G20 के समूह देशों में अफ्रीकी यूनियन को भी शामिल कर दिया गया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। अफ्रीकी यूनियन के शामिल होने से G20 समूह अब G21 कहलाया जाएगा। आपको बता दें, 55 देशों वाले अफ्रीकी यूनियन को G20 में जगह दिलाने में भारत की भी अहम भूमिका है, जिसके बाद अफ्रीकी यूनियन के G20 की ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने वाली बात अब नकारी नहीं जा सकेगी। आमतौर पर भारत चीन दक्षिण अफ्रीका के ग्लोबल साउथ के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन अब चीन इस फिराक में है कि वो अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता दिलाने का क्रेडिट खुद ले ले। असल में अफ्रीका में चीन और भारत पहले से ही मौजूद है, लेकिन दोनों के मकसद अलग अलग है। भारत का मकसद अफ्रीका में निवेश करना और संसाधनों का दोहन करना नहीं है, जबकि चीन की नीयत अलग है। चीन अपने कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वहां निवेश कर रहा है। वो अफ्रीका के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग अपने निजी फायदे के लिए कर रहा है, जबकि ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन का कहना था कि उसने अफ्रीका में सबसे ज्यादा निवेश किया है, जिस वजह से उसे G20 में शामिल करने का श्रेय दिया जाना चाहिए। बहरहाल G20 की मेजबानी ने साबित कर दिया कि दुनिया में भारत किसी से कम नहीं है। घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं में भारत ने अपनी कूटनीति रणनीति का संदेश दिया है और जता दिया है कि भारत को मनाना भी आता है और अपनी बातें मनवाना भी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज़।